लास्ट क्लास में क्या किया था, कुछ याद है? मैं देखूं। टॉर्क चालू किया था। कैविटी प्रॉब्लम किया था, उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा था, टॉर्क के बाद इक्विलिब्रियम कर लिया था। ठीक है, चलो इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन देखा था। यस। तो अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास डिफरेंट सर्कल में सर्कुलर मोशन में होंगे। यस। सबका रेडियस अलग हो सकता है, सेंटर अलग हो सकता है, बट एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ये सब सेम होगा। यस। रिजिड Yes. बॉडी है तो ये बात समझ आ रही है सबको, मैंने जो बोला अभी? यस। पक्का? सपोज ये एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, और ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रहा है तो इसमें जितने भी पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट मास है, तो ये पॉइंट मास किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर है? दूसरा पॉइंट मास दूसरे रेडियस के सर्कुलर पाथ पर होगा, यही कहानी होगी ना। तीसरा पॉइंट मास तीसरे रेडियस के सर्कुलर पर, बट कोई भी हो सबका एंगुलर एक्सीलरेशन तो सेम रहेगा। यस। यस सर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? आर अल्फा होगा। यस। इसका मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट मास पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये मास m इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। यस। दैट इज मास m इंटू रेडियस r इंटू अल्फा, ऐसा। यस। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स जो होगा ये इसी का समेशन होगा। मैंने तो एक पॉइंट मास पर लिया, एम आई आर आई आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा लिख सकते हैं। यस। यस। तो अगर ध्यान से देखोगे अल्फा कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा। एक मिनट और इसका सीधा कर देता हूँ, अभी रुक जाओ। ये अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो कोई एक पॉइंट मास देखो, मान लो यही वाला देख लो, तो ये पार्टिकल अगर इस सर्कल में है, इसका अलग डायग्राम बनाता हूँ। जैसे अगर ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में है तो इस पर टेंजेंशियल फोर्स रेडियस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। यस। तो
इस टेंजेंशियल फोर्स का जो टॉर्क होगा, एक एक पॉइंट मास पर जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क क्या होगा? या डी टर्म है कि एस टर्म है। तो ये जो टॉर्क होगा, इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं m इंटू आर इंटू अल्फा फोर्स इंटू आर, ऐसा। Yes, sir. तो ये टॉर्क मेरा हो जाएगा m आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा, नेट टॉर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा बाहर समेशन ऑफ m आई आर आई का स्क्वायर फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n। ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. तो यहाँ से एक रिलेशन मिला, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपी कर लीजिए।
हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े? जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा पहले एक दो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो। यही टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पर जरा इसको बताओ तो। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लगाया मैंने। कोशिश कीजिए।
हो गया सबका? बोलो। फर्स्ट वाले में हिंज के अबाउट टॉर्क कितना होगा? mgl/2 होगा। हाँ सर। Yes. तो इसको आई अल्फा लिखोगे तो एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3 यस सर। इंटू अल्फा, यस सर। दिस इज इक्वल टू mgl/2। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ Yes. सर। तो ml गया, तो अल्फा इज 3g/2l। ठीक है, बी पार्ट का बताओ। सेकेंड पार्ट का बोलो कोई। थ्री जी बाई टू रूट वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस वन। चलो देखते हैं। कैलकुलेट द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही ना, एट पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। तो इस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 है ना? Yes. तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। पॉइंट ए, इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पॉइंट ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? एल अल्फा। Yes. Yes. तो 3g/2। Yes. Yes. आया समझ में? बाकी वो क्या रूट रूट बोल रहे थे, क्या कर लिया था समझा नहीं मैं। बोलो बेटा, किसी ने कोई कुछ बोल रहा था, कहाँ दिक्कत हो गई? नहीं सर, वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन को टोटल एक्सेलरेशन निकाल लिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो टोटल में भी रूट नहीं आएगा ना। ठीक है, ठीक है, फिर ये नहीं करते अभी, इंक्रीज नहीं करते अभी, यही क्वेश्चन मतलब सिमिलर ही एक और करो। सिमिलर क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट करो।
हो गया सबका? सबने अटेम्प्ट कर दिया? Yes, sir. ठीक है। Force exerted by the hinge just after the rod is released from the rest. ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। तो mg इधर लगेगा, Yes. Yes, sir. ये ऐसे रोटेट करेगा, Yes, sir. तो मेरा टॉर्क हो जाएगा mg cos 37 डिग्री इंटू L/2। कोई डाउट किसी को? नहीं. No. So 4 mg D by 5 into L by by 10, that is 2 mg L by 5, और टॉर्क I अल्फा, तो ml स्क्वायर by 3 into अल्फा, ml 8m 1 चल गया, तो अल्फा मुझे मिल गया 3 to the 6 g by 5l। हम लोगों से पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो टॉर्क हमने हिंज के अबाउट लिया, तो वहां के फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? Yes, sir. एक बात अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन में होगा। Yes. Yes, sir. अच्छा, इस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 है। Yes, sir. 0. Yes. तो हिंज किधर फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं पता, Yes. नहीं पता. तो मैं क्या करता हूँ, हिंज के फोर्स का एक कंपोनेंट ये लिख देता हूँ RT टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला, एक इधर लिख देता हूँ RN नॉर्मल रेडियल डायरेक्शन वाला। ये mg का कंपोनेंट mg cos 37 इधर होगा, Yes. Yes. और ये वाला कंपोनेंट mg sin 37 इधर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन में है, Yes, sir. Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज Rn प्लस mg sin 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, दैट इज L/2, बट इस मोमेंट पर v 0 है तो 0। Yes, sir. तो हिंज रिएक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट मुझे मिल गया माइनस mg sin 37 डिग्री, दैट इज माइनस 3 mg बाई 5। Yes. माइनस साइन का मतलब है मैंने इधर माना है तो वो उधर है, ठीक है? Yes. तो नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया। सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर मोशन में है उसके सर आपने पास, जो नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकाला वो नहीं समझ में आ रहा। देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है along द सेंटर, एक ये लग रहा है mg sin 37 और एक हिंज लगा रहा है Rn, तो इन दोनों का सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। यस सर। वैसे ही इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जो हम लोग निकाल चुके हैं कुछ है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए mg cos 37 माइनस RT इज इक्वल टू R अल्फा। Yes, sir. तो मैं लिखूंगा mg cos 37 डिग्री माइनस RT, दिस इज इक्वल टू मास into tangential acceleration. Yes, sir. Yes. So this tangential component of reaction is mg cos 37 degree
माइनस एम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखूंगा अल्फा इंटू एल बाई टू, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो cos 37 4/5, तो ये हो गया 4mg/5 माइनस, इसको क्या करूं, अल्फा कितना था 6g/5l, तो ml/2 इंटू 6g/5l, तो ये l गया, 2 3 जा 6 गया, तो 3mg/5 4mg/5, that is mg/5 Yes, sir. Yes. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ हिंज रिएक्शन हो गया, है ना। Yes, sir. यस सर। टोटल हिंज का रिएक्शन कितना हो जाएगा, अंडर रूट mg/5 का स्क्वायर, वो कितना था ऊपर में 3mg/5। 3mg/5, so माइनस ऑफ 3mg/5 का स्क्वायर। एग्जैक्टली डायरेक्शन पूछेगा तो अब वो भी बता सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है वैसे। तो mg/5 बाहर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, दिस मच न्यूटन, ऐसा आंसर होगा। आया था किसी को? समझ के लिख लो, अगर ये समझ आ रहा है तो थोड़ा एक और डिफिकल्टी लेवल दूंगा, नहीं तो इजी वाले कुछ और कराऊंगा।
Done, sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पॉइंट दिखाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मालूम है? Yes, sir. हाफ mv²। Yes, वो ट्रांसलेशन में होता है, ठीक वही है, नया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। सपोज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट रोटेशन में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नया कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, अदरवाइज है वही। तो जैसा मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट रोटेशन में है, मतलब उसके जितने पॉइंट मास हैं ये सब अलग अलग सर्कुलर मोशन में हैं, yes, sir. Yes. तो ये होगा समेशन ऑफ हाफ mv²। Yes. अच्छा, v को अगर मैं r ओमेगा लिख दूं तो अब फिर वही समझने वाली बात है, पूरे रिजिड बॉडी में हर पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कुलर मोशन में होगा, बट सबकी एंगुलर स्पीड तो कॉमन रहेगी। Yes, Yes. sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, समेशन ऑफ हाफ mi का स्क्वायर इंटू ओमेगा²। Yes. तो हाफ बाहर, ओमेगा² बाहर, समेशन ऑफ mi/ri²। Moment of inertia. Yes, sir. Moment of तो inertia. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। Yes. जब भी ऑब्जेक्ट रोटेशन में होगा तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ आई ओमेगा² लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है। Yes, sir. इस कॉमन सेंस को कॉपी कर लीजिए, फिर इसी टॉर्क वाले क्वेश्चन में इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। Done, sir.
सबका हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर हो गया। Yes, sir. चलो एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब ऊपर तो पढ़ा ही था, उसमें इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को ऐड कर दो तो एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ। वही रॉड है, वही रॉड की कहानी। मास m, लेंथ l, वर्टिकल प्लेन में n, ये एंड पॉइंट है। वो गैप को तुम लोग समझो नहीं, समझ गए ना? Yes, sir. ये लेंथ l है, मास m। इसको जब रोटेट करेंगे तो ये नीचे आएगा। Yes, sir. Yes. तो ये जब नीचे आएगा तो कैसे आएगा? अब कौन ये ड्राइंग करे? अच्छा क्वेश्चन लेने का यही पंगा है। तो किसी मोमेंट पर जब ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थीटा एंगल नीचे आ चुका है, ठीक है, इस मोमेंट पर फाइंड ब्रेक करके दूं या चलो क्वेश्चन ए ब्रेक करके देता हूँ, इतनी बार पूछ लूंगा तो नहीं बता पाओगे। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास tangential acceleration of center of mass ये हिंज है। रिएक्शन फोर्स ऑफ हिंज, ये तीनों, इसको ए बी कह देता हूँ, तो इसको ए बी डैश कह देता हूँ। एट ए बी डैश पोजीशन, ये एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बोल दे, ऐसी बात है। आई बात समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन समझने में कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, कोशिश कीजिए। ध्यान से करना, गलत होने के चांसेस हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है।
हुआ सबका? अटेम्प्ट किया सबने? बोलो सही गलत अलग बात है, अटेम्प्ट करके देखा कुछ? यस सर, अटेम्प्ट किया। Yes, sir. क्या क्या किया ये बताओ। तो रेडियल एक्सीलरेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन Yes, sir. Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन किया, क्या आया आंसर? 2g sin थीटा। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए? सबसे आसान तो पहले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है बेटा। mg इधर, Yes, sir. ये एंगल भी थीटा होगा, Yes, sir. तो ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क तो मुझे दिख रहा है ना, mg cos थीटा इंटू L/2। हाँ sir. है ऐसा? सो m L²/3 into alpha is equal to mg cos theta into L/2। तो सबसे पहले मुझे अल्फा मिल गया 3g cos थीटा अपॉन 2l। कोई डाउट? नहीं No, sir. sir. तो मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया कितना, L/2 इंटू अल्फा। Yes, sir. तो 3g cos थीटा अपॉन 2 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। Yes, 4 sir. होगा ना? Sir, 4. Sir, 4 होगा. हाँ 4 होगा, तो 4 कर लो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सबसे आसान है। रेडियल एक्सीलरेशन के लिए क्या किया? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व किया। तो दो मेथड है, हम एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नॉर्मल काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हैं। दोनों मेथड से देखते हैं, बट पर्पस यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन सिखाना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन के लिए मेथड 1, जो आप लोग कर रहे हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊपर से थीटा एंगल नीचे आया है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg L/2 sin थीटा। Yes, sir. This is equal to half I omega square. Yes. यस सर। So half m L²/3 into omega square। तो ये हाफ का 2 हटा दीजिए, ये m हटा दीजिए, ये एक l हटा दीजिए। तो यहाँ से मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g sin थीटा अपॉन l। Yes. तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर r। यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3g sin थीटा अपॉन 2। ये रेडियल एक्सीलरेशन का आंसर हो गया, है ना? बोलिए Yes, sir. पक्का? दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया तो
नॉर्मल काइनेमेटिक्स से मेथड 2, अल्फा मिल चुका है हमें, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा 3g cos थीटा बाई 12 है ना ऊपर, हाँ सर। Yes, sir. तो 3g cos थीटा अपॉन 12 ये अल्फा हो गया। अल्फा को हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3g बाई 12 कॉस थीटा डी थीटा। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा, ये हो गया 0 टू ओमेगा, हो गया। ऐसा होगा Yes. Yes, sir. तो ओमेगा स्क्वायर 3g साइन थीटा अपॉन एल, सो रेडियल एक्सेलरेशन is ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2, तो 3g साइन थीटा बाई 2, यही आंसर पहले भी आया था। Yes, sir. इसको एक क्वेश्चन मत समझो, ये 2-3 क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. नहीं। अब जैसा मैंने हिंज रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन ऊपर किया था ना कहीं, तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलग अलग लेके, Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही अगर रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल चुका है तो वो काम इसमें कर सकते हैं। Yes. सी पार्ट अटेम्प्ट करोगे खुद से या मैं कर दूं? हम लोग ट्राई कर। ट्राई कीजिए। ये मत समझो एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा समझो। एक बार अटेम्प्ट करो।
Done, sir. हुआ सबका? Yes, sir. ध्यान से देखो, मैंने इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा एग्जैक्टली वो देना चाहता था, बट वो समझने के लिए इसका हर एक स्टेप समझना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये सपोज आपका रॉड का ओरिएंटेशन है। फ्रिंज रिएक्शन मुझे नहीं पता किधर लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ रेडियल कंपोनेंट मान लेते हैं और कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट मान लेते हैं, जैसा पहले किया था। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया RT, इसका नाम दे दो RM। यहाँ पर देखना पीछे से, मेरा तो ऊपर है इसलिए शायद ये था mg cos थीटा था शायद, Yes, sir. और ये mg sin थीटा था शायद, ऐसा। Yes, sir. Yes. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं mg cos थीटा minus RT, this is equal to m into AT। Yes, sir. तो यहाँ से Yes, sir. RT मुझे मिल जाएगा mg cos थीटा माइनस MAT। कोई बताएगा कितना आया है सही सही, जिसको कॉन्फिडेंस हो, तो फिर मैं लिख दूंगा, सीधे करूंगा नहीं कैलकुलेट। mg cos theta by 4 आता है. mg cos theta by 4. Yes, sir. mg cos थीटा बाई 4। सिमिलरली मैं ऐसा लिख सकता हूँ Rn minus mg sin theta is equal Rn minus mg sin थीटा is equal to m omega square L by 2। Yes, sir. रेडियल एक्सीलरेशन लिख ही चुके हैं ऊपर, तो मास m इंटू रेडियल एक्सीलरेशन ऐसा। Yes. Yes. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? 5 by 2 mg 5 sin mg. theta. Yes, sir. mg 5 mg by theta 2 by sin. 5 mg sin थीटा बाई 2, ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल रिएक्टर कितना होगा? mg by 4 root 100 sin square theta plus cos square. क्या बोल रहे हैं? mg बाई 4 बाहर लिख दूं तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 100 sin स्क्वायर थीटा। Sir, cos square theta by 4 होगा. mg बाई 4 बाहर ले लिया ना मैंने, हाँ सर, हाँ. ठीक है। cos स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर, तो mg बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस 99 sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. हो सर। सबको समझ आ गया? Yes, sir. सबको समझ आया? पक्का आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। Yes. जो भी नंबर था इसको
क्वेश्चन और देता हूँ। इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। रिपीट कुछ ऐसे करते हैं। अब ये जो रॉड है, पहले ये रॉड हिंज था यहाँ पर, इस पॉइंट पर ये रॉड पहले हिंज था ना यहाँ Yes. पर। अब मैंने क्या किया, इसको हिंज नहीं रखा, इसे कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो black है। अब ये इस कॉर्नर पर जस्ट अटैच है। अटैच मतलब यहाँ पे टच कर रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो टेबल है, उस टेबल के कॉर्नर पर यहाँ पर एक रॉड है, तो इस रॉड को छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, Yes. और थोड़ा एंगल थीटा आने के बाद स्लिप होके गिर जाएगा, Yes. है ना। तो यहाँ कॉर्नर पर जितना फ्रिक्शन होगा उसके हिसाब से डिपेंड करता है कितना स्लिप करेगा। Yes. Sir. Yes. फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा नीचे जाकर स्लिप करेगा, कम होगा तो कम नीचे जाकर स्लिप करेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत No. Sir. नहीं। तो यहाँ और इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो म्यू है। तो आपसे पूछा है कि कितना एंगल थीटा जाने पर स्लिप करता है। क्वेश्चन समझ आ गया। Yes, sir. फाइन, और जब स्लिप कर जाएगा उसके बाद तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। Yes. Sir. तो फाइंड एंगल थीटा made by the rod before it starts slipping at the edge। ठीक है, Yes. Sir. कोशिश कीजिए।
हम लोग कुछ आइडिया? आवाज आ रही है? यस Yes. Yes. देखो, ये क्वेश्चन आप ऊपर कर चुके हो, आपने ध्यान नहीं दिया। जब तक ये स्लिप नहीं होता है तब तक तो ये फिक्स के जैसा ही यस सर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जब फिक्स के जैसा है तो ये जो कॉर्नर है ये इस पर टेंजेंशियल फोर्स इधर लगाएगा और नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा, और इन दोनों मतलब इस हिंज मतलब इस एज से ये रॉड ये दोनों फोर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो तुम लोग? Yes. जब ये हिंज है तो ये दोनों फोर्स वो इस हिंज से एक्सपेक्ट कर रहा है। हिंज दे पाता है तो ठीक, नहीं तो हिंज टूट जाएगा। Yes. ठीक वैसे ही रॉड अगर ये कॉर्नर रॉड को ये दोनों फोर्स प्रोवाइड कर पाता है तो ठीक, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। तो इसमें जो आर एन की रिक्वायरमेंट है ये तो फ्रिक्शन ही देगा। Yes, sir. तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, है ना? Yes. और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? म्यू टाइम्स एन। एन यहाँ पर क्या होगा? आर टी। Yes, sir. आर एन कितना किया है आपने? ऊपर कैलकुलेट किया था? 5/2 mg sin थीटा। अच्छा, कॉपी करने नहीं दिया था मैंने, ऐसा क्या? नहीं सर 5/2 mg sin थीटा। ऊपर वाला सबने कॉपी किया है ना? Yes, sir. So this Yes. 5/2 mg sin theta should be less than equal to mu into ये कितना था? mg cos theta by mg 4. cos theta by 4. mg cos theta by 4। तो 2 जा 4 mg गया, तो यहाँ से शायद tan थीटा should be less than equal to mu by 10 ऐसा कुछ होगा। That is 0.1 mu होगा। Yes. Yes. तो इसका मतलब हुआ साथ साथ चलने के लिए थीटा मैक्सिमम इज tan इनवर्स 0.1 म्यू। आंसर क्लियर है? Yes. Sir. Yes, sir. स्टैंड अलोन देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो मैं पीछे करा चुका हूँ इसके लिए। इस क्वेश्चन को छोटा मत समझिए। आई बात समझ में? Yes. sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी होते जाए फिर आप लोग लीव कर सकते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes. Sir. बाय। अच्छा, एक सेकेंड और, होमवर्क में क्या क्या दिया है बेटा? पहले The moment of inertia का Moment assignment. of inertia assignment. टॉर्च का नहीं दिया है अभी? नहीं सर. नहीं सर. ठीक है, आज टॉर्च का होमवर्क दे दूंगा। अगर मैं भूल गया तो रात में मुझे मैसेज कर देना कोई, बट मैं दे दूंगा, बोलूंगा नहीं, कोशिश करूंगा। बट इतने काम रहते हैं, हो भी सकता है कहीं मिस हो जाए। ठीक है? ओके सर. हाँ अमन, देखो इसका इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैंने जानबूझ के ये दो डिफिकल्ट कराए हैं। बिलीव मी, थ्योरी समझाने के लिए ये इम्पोर्टेंट था। तुम देखे होगे मोस्टली मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके देता हूँ नॉर्मल, बट ये मैंने खुद से दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना था, इसीलिए एक बार ये दिमाग में बैठना जरूरी है इसके लिए। बट ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बिलीव में इससे आसान जाएंगे। ठीक है अमन?
सुन रहा है भाई? मैसेज किया मन में कुछ आसान इसके लिए। A similar question came in advanced 2020. Is it so? The exam Yes, sir. हो सकता है। चलिए भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं, आप लोग का जैसे जैसे होता जाए लीव कर सकते हैं।